सोचो, रात के समय एक बुजुर्ग कपल अपने घर में आराम से खड़ा है। सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल लग रहा है, लेकिन तभी उस आदमी का सिर बीच से फट जाता है और अंदर से निकलते हैं नुकीले दांत और लंबे लंबे टेंटेकल्स। भाई साहब, स्ट्रेंजर थिंग्स का डेमोगोर्गन भी ये देखकर बोलेगा, भाई मेरी नौकरी तो गई। और इससे भी ज्यादा डरावनी बात यह है कि बेचारी उसकी पत्नी कुछ समझ भी नहीं पाती, क्योंकि उसका प्यारा पति अगले ही सेकंड उसका सिर ही चबा जाता है। हाँ भाई, ये है पैरासाइट की शुरुआत। और अगर आपको लग रहा है कि ये सिर्फ एक और एलियन वाली कहानी है, तो थोड़ा रुक जाओ, क्योंकि आगे जो होने वाला है उसमें इंसान भी कम खतरनाक नहीं है। लेकिन उससे पहले मिलते हैं हमारे मेन कैरेक्टर से, शिनिची इजुमे। कहानी शुरू होती है शिनिची के कमरे से, जहां जनाब आराम से सो रहे हैं। तभी उसे एक अनजान आवाज सुनाई देती है। दुर्भाग्य से मैं असफल हो गया। शिनिची की नींद खुल जाती है, लेकिन उसे लगता है कि यह बस कोई अजीब सपना था, क्योंकि भाई सुबह सुबह कौन अपने दिमाग पर इतना प्रेशर डालता है। वो नीचे जाता है जहां उसके माता पिता नाश्ता कर रहे होते हैं। उसकी माँ और पिता उसे रात में देखे गए सांप को लेकर चिढ़ाने लगते हैं, क्योंकि रात में शिनिची ने सांप पकड़ने की कोशिश में अपने हाथ पर ईयरफोन की वायर तक बांध ली थी। मतलब बंदे ने सांप पकड़ने के लिए पूरा जुगाड़ लगा दिया था। लेकिन कहानी यहीं वियर्ड नहीं होती। नाश्ते के दौरान एक स्पाइडर टेबल पर आ जाता है और शिनिची की हालत खराब, क्योंकि जनाब को कीड़े मकोड़ों से ऐसी फटती है जैसे स्पाइडर नहीं, EMI का नोटिस आ गया हो। वो तुरंत नाश्ता छोड़कर स्कूल निकल जाता है। रास्ते में उसकी दोस्त मुरानो पीछे से उसे डराने की कोशिश करती है, लेकिन जैसे ही वो शिनिची के पीछे से हाथ बढ़ाती है, शिनिची बिना देखे उसका हाथ पकड़ लेता है। मुरानो भी सोच रही होगी, वाह आज तो बंदा रिएक्शन टाइम में जॉन विक बना हुआ है। लेकिन असली प्रॉब्लम तब होती है जब शिनिची पलटता है और गलती से उसका हाथ मुरानो के गलत जगह पहुंच जाता है। मुरानो का रिएक्शन सीधा थप्पड़, इतना जोरदार कि शिनिची का चश्मा तक उड़ जाता है। और सबसे मजेदार बात, शिनिची को खुद समझ नहीं आ रहा कि उसने किया क्या है। पास खड़ी दूसरी लड़की युको पूरी घटना देख लेती है और शिनिची का चश्मा उठाकर देती है। फिर वो पूछती है, तुम्हारे दाहिने हाथ में कुछ गड़बड़ है क्या? शिनिची तुरंत बोलता है, नहीं। भाई की शक्ल देखकर ही लग रहा था कि अंदर कोई बहुत बड़ा नहीं चल रहा है। बाद में क्लास में शिनिची को पिछली रात की सारी बातें याद आने लगती हैं और अब असली सच्चाई सामने आती है। रात में एक छोटा सा एलियन उसके कमरे में आया था। उसका मकसद था शिनिची के कान के रास्ते उसके दिमाग में घुसकर उसके शरीर पर कब्जा करना। लेकिन किस्मत देखो, शिनिची ने ईयरफोन्स लगा रखे थे। एलियन कान से अंदर नहीं जा पाया। फिर उसने सोचा, चलो भाई नाक से घुसते हैं। लेकिन जैसे ही वो नाक में घुसने की कोशिश करता है, शिनिची को जोरदार छींक आ जाती है। एलियन बाहर निकल जाता है। शिनिची उसे देखता है और समझता है कि ये कोई सांप है। और भाई साहब, सांप समझकर वो उसे किताब से मारने लगता है। एलियन घबराकर उसके हाथ में घुस जाता है और यहीं से शिनिची की जिंदगी की ऐसी ऐसी वॉट लगती है जिसकी उसने कल्पना भी नहीं की होगी। स्कूल में शिनिची का दिन वैसे ही खराब चल रहा है। मुरानो उससे नाराज है, टीचर्स उसे डांट रहे हैं और ऊपर से उसके दाहिने हाथ में कोई अननोन क्रीचर छुपा बैठा है। आखिरकार शिनिची स्कूल से जल्दी घर जाने का फैसला करता है, लेकिन रास्ते में उसे एक छोटी बच्ची दिखाई देती है जो सड़क पर अपनी गेंद के पीछे भाग रही है और सामने से एक कार तेजी से आ रही है। अब यहाँ नॉर्मली कोई सुपर हीरो एंट्री होती, लेकिन शिनिची के अंदर अचानक कुछ एक्टिवेट हो जाता है। वो बिजली की स्पीड से बच्ची को बचाता है और कार को अपने हाथों से रोक देता है। हाँ भाई, अभी तक जो लड़का स्पाइडर देखकर भाग रहा था, वही अब चलती हुई कार रोक रहा है। कैरेक्टर डेवलपमेंट थोड़ा ज्यादा ही जल्दी हो गया। लेकिन शिनिची खुद भी शॉक में है। तभी उसे अपने दाहिने हाथ पर एक आंख दिखाई देती है। शिनिची की हालत, भाई ये हाथ है या CCTV कैमरा? वो डर कर घर भागता है। कमरे में जाकर वो अपने हाथ को चाकू से काटने की कोशिश करता है, लेकिन तभी उसका दाहिना हाथ अचानक एक विचित्र एलियन क्रीचर में बदल जाता है। उसके ऊपर आंखें हैं, एक मुंह है और वो शिनिची से बात करने की कोशिश करता है, लेकिन उसकी वोकैबुलरी फिलहाल बहुत लिमिटेड है। मतलब एलियन है, लेकिन लैंग्वेज पैक अभी डाउनलोड नहीं हुआ। शिनिची दोबारा चाकू उठाता है, लेकिन क्रीचर चाकू तोड़ देता है और उसे फेंक देता है। फिर वापस जाकर हाथ जैसा बनकर सो जाता है। अब शिनिची पूरी रात किताबें और बायोलॉजी की इंफॉर्मेशन खंगालता रहता है, लेकिन उसे इस क्रीचर के बारे में कहीं कुछ नहीं मिलता। अंत में वो थककर सो जाता है। अगली सुबह वही क्रीचर फिर उसके हाथ से बाहर निकलकर पढ़ाई कर रहा होता है। शिनिची उससे पूछता है कि आखिर ये है क्या? क्रीचर बताता है कि उसका मकसद शिनिची के दिमाग में घुसकर उसके शरीर पर पूरा कब्जा करना था। मतलब शिनिची को मारकर उसके शरीर को अपना नया घर बनाना।
लेकिन प्रॉब्लम यह हो गई कि वो शिनिची के हाथ में ही मैच्योर हो गया। अब वो शिनिची के दिमाग तक पहुंच ही नहीं सकता, और सबसे बड़ी बात, वो शिनिची के शरीर के बिना खुद भी सरवाइव नहीं कर सकता। तो दोनों के पास बेसिकली एक ही ऑप्शन है, साथ रहो या दोनों मर जाओ। और इसी तरह शिनिची और इस एलियन के बीच पार्टनरशिप शुरू होती है। शिनिची इसका नाम रखता है मिगी। अब मिगी के आने के बाद शिनिची में कुछ अजीब बदलाव होने लगते हैं। सबसे पहले उसे पहले से ज्यादा भूख लगती है। फिर वो एक स्पाइडर को पकड़कर बाहर छोड़ देता है। जिस लड़के को स्पाइडर देखकर जान निकल जाती थी, अब वही उसे आराम से बाहर छोड़ रहा है। मतलब मिगी ने हाथ में घुसते ही कैरेक्टर का पूरा सॉफ्टवेयर अपडेट कर दिया। लेकिन तभी शिनिची को एक डरावनी खबर मिलती है। पूरे देश में लोगों की बेरहमी से हत्या हो रही है। लाशें ऐसी हालत में मिल रही हैं जैसे किसी इंसान ने नहीं, किसी भूखे मॉन्स्टर ने उन्हें खाया हो। शिनिची को शक होता है कि शायद ये सब उसी जैसे पैरासाइट्स कर रहे हैं। वो पुलिस को सब कुछ बताने का फैसला करता है, लेकिन मिगी उसे रोक देता है, क्योंकि अगर सरकार को पता चला कि शिनिची के हाथ में एलियन रहता है तो भाई पुलिस से पहले साइंटिस्ट पहुंचेंगे और शिनिची बन जाएगा गवर्नमेंट का सबसे नया साइंस प्रोजेक्ट। तभी मिगी अचानक किसी दूसरे पैरासाइट की मौजूदगी महसूस करता है। शिनिची उसका पीछा करते हुए एक कुत्ते तक पहुंचता है, और तभी पता चलता है कि एक पैरासाइट ने उस बेचारे कुत्ते के शरीर पर कब्जा कर रखा है। पैरासाइट शिनिची पर हमला करता है, लेकिन मिजी भी पीछे हटने वालों में से नहीं है। दोनों पैरासाइट्स भिड़ जाते हैं और मिजी आखिरकार उस पैरासाइट को खत्म कर देता है। लेकिन शिनिची की मुसीबतें अब भी शुरू ही हुई थीं, क्योंकि कुछ दिन पहले जिस बुजुर्ग आदमी ने अपनी पत्नी का सिर खाया था वो कोई इंसान नहीं था, वो भी एक पैरासाइट था। और अब पूरे शहर में ऐसे पैरासाइट्स फैल चुके हैं। और अगला निशाना कौन है? शिनिचो। लेकिन असली सवाल यह है, क्या शिनिची इंसानों को इन पैरासाइट्स से बचा पाएगा, या धीरे धीरे वो खुद भी इंसान रहना बंद कर देगा? क्योंकि मिगी के साथ रहने के बाद शिनिची के शरीर में ही नहीं, उसकी सोच में भी बदलाव शुरू हो चुका है। अब शिनिची धीरे धीरे अपनी नई जिंदगी को एक्सेप्ट कर रहा है। लेकिन तभी एक और पैरासाइट की कहानी शुरू होती है। एक पैरासाइट एक आदमी के शरीर में घुसा हुआ है, और रास्ते में उसे एक महिला दिखाई देती है जिसे 3 बदमाश परेशान कर रहे हैं। अब पैरासाइट सोचता है, चलो आज इंसानियत दिखाते हैं। वो उन तीनों से महिला को बचा लेता है। महिला भी सोचती है, वाह, आज के जमाने में भी अच्छे लोग मौजूद हैं। बेचारी को क्या पता, जिसे वो हीरो समझ रही है उसके अंदर खुद एक एलियन बैठा हुआ है। पैरासाइट महिला को उसके घर तक छोड़ने निकलता है, लेकिन रास्ते में वही तीनों बदमाश फिर आ जाते हैं। अब पैरासाइट के सामने 4 गवाह खड़े हैं, और उसके दिमाग में इंसानों वाला लॉजिक नहीं है। तो वो सोचता है, गवाह ही नहीं रहेंगे तो प्रॉब्लम भी नहीं रहेगी। और भाई वो चारों को वहीं खत्म कर देता है। इतनी जल्दी मॉरल कंपास बदल गया कि गूगल मैप्स भी कंफ्यूज हो जाए। दूसरी तरफ शिनिची स्कूल जा रहा है। अब उसने मिजी के साथ रहने की आदत डालनी शुरू कर दी है, लेकिन उसे लगता है कि अपने पैरासाइट को कोई नाम देना चाहिए। काफी सोच विचार के बाद दोनों नाम रखते हैं। मिगी मतलब भाई के पास एलियन रूममेट भी है, और उसका नाम भी खुद ही रखना पड़ा। अब स्कूल में शिनिची की परफॉर्मेंस भी अचानक इंप्रूव होने लगी है। जिम क्लास में बास्केटबॉल चल रहा है, और शिनिची आज ऐसे खेल रहा है जैसे बचपन से एनबीए में जाने की तैयारी कर रहा हो। मुरानो भी उसे देखकर इंप्रेस हो रही है। लेकिन तभी उनका एक क्लासमेट आता है, नागाई। नागाई को मुरानो पर बहुत पहले से क्रश है, और उसे शिनिची और मुरानो की बढ़ती क्लोजनेस बिल्कुल पसंद नहीं आ रही। तो भाई साहब ने क्या किया, शिनिची के पैर पर लात मार दी। लेकिन मिगी तुरंत एक्टिवेट हो जाता है और शिनिची को ऐसा बास्केट करवाता है कि नागाई की जलन और बढ़ जाती है। भाई का क्रश अब कंपटीशन बन चुका था। क्लास के बाद शिनिची मुरानो से अपनी पिछली गलती के लिए माफी मांगता है, और मुरानो कहती है, ठीक है, मुझे पैनकेक्स खिलाने ले चलो। अब बताओ, ये सिर्फ पैनकेक्स हैं? बिल्कुल नहीं, ये लड़की सीधे डेट की बुकिंग कर रही है। मुरानो के जाते ही मिगी शिनिची को चिढ़ाने लगता है, क्योंकि मिगी को समझ आ चुका है कि शिनिची को मुरानो पसंद है। लेकिन तभी नागाई फिर आ जाता है और शिनिची को बाहर बुलाता है। जैसा कि आप सब पहले से जानते थे, वहां कोई दोस्ती की चाय नहीं होने वाली थी। नागाई शिनिची को पीटना शुरू कर देता है और कहता है कि उसे मुरानो पसंद है और वो उसे मिडिल स्कूल से पसंद करता है। भाई, इतने साल से पसंद है तो प्रपोज क्यों नहीं किया? बस दूर खड़े होकर जेलसी का सब्सक्रिप्शन ले रखा था। तभी मिगी शिनिची के हाथ को कंट्रोल करता है और एक मुक्का नागाई के मुंह पर मार देता है। नागाई की सारी हिम्मत वहीं निकल जाती है। शिनिची जल्दी से बाथरूम में जाता है और मिगी को समझाता है, दूसरे लोगों के सामने बात मत करना। लेकिन मिगी को शिनिची की सोशल लाइफ से ज्यादा उसकी एनाटॉमी में इंटरेस्ट है, क्योंकि आखिर एलियन है भाई, ह्यूमन बॉडी उसके लिए नया सिलेबस है।
तभी एक और स्टूडेंट बाथरूम में आने वाला होता है। शिनिची तुरंत वहां से निकल जाता है, वरना अगली खबर होती। एक लड़का अपने हाथ से बातें करते हुए पकड़ा गया। घर पहुंचने के बाद शिनिची अपने दोस्त यूको से पूरे देश में हो रही मिस्टीरियस मर्डर्स के बारे में बात करता है। इन हत्याओं को अब लोग कहते हैं मिन्समीट मर्डर्स। नाम सुनकर ही समझ आ रहा है कि पुलिस ने भी क्रिएटिविटी छोड़ दी है। शिनिची चाहता है कि मिगी इन हत्याओं को रोकने में उसकी मदद करे, लेकिन मिगी साफ मना कर देता है। उसके हिसाब से दूसरों को बचाने के चक्कर में खुद की जान खतरे में डालना बेवकूफी है। शिनिची गुस्से में उसे डीमन कह देता है और मिगी का जवाब सुनकर शिनिची की बोलती बंद हो जाती है। मिगी कहता है, मैंने डीमंस के बारे में रिसर्च किया है, और फिर कहता है कि डीमंस इंसानों से सबसे ज्यादा मिलते जुलते हैं। मतलब मिगी ने सिर्फ बायोलॉजी नहीं पढ़ी, भाई ने तो इंसानों की पूरी बेइज्जती की थीसिस लिख दी। अगले दिन मिगी को फिर एक पैरासाइट महसूस होता है। शिनिची जानबूझकर उसे एक पार्क में ले जाता है। उसे लगता है कि शायद इस पैरासाइट को रोकना जरूरी है, लेकिन जब दूसरा पैरासाइट सामने आता है, वो एक अजीब काम करता है। वो अपना ही हाथ काटकर अलग कर देता है और मिजी को ऑफर करता है, मेरे साथ जुड़ जाओ। मतलब भाई, ये कोई फ्रेंडशिप प्रपोजल नहीं था, ये सीधा था, आओ मिलकर शिनिची को ही खा जाते हैं। अगर मिगी उसके साथ चला जाता तो शिनिची की छुट्टी पक्की थी, लेकिन मिगी उसे मना कर देता है और आखिरकार उस पैरासाइट को मार देता है। बाद में मिजी कहता है कि उसने ये शिनिची को बचाने के लिए नहीं किया, बल्कि इसलिए किया क्योंकि उसे भरोसा नहीं था कि दूसरे शरीर में ट्रांसफर सक्सेसफुल होगा। हाँ भाई, मैं तुम्हें बचाने के लिए नहीं बचा रहा था। मिगी की ईगो भी कमाल की है। कुछ समय बाद शिनिची आखिरकार मुरानो को पैनकेक्स खिलाने ले जाता है और दोनों साथ में पार्क की तरफ जाते हैं। तभी उन्हें कुछ लड़के दिखाई देते हैं। ये लोग एक बेचारी बिल्ली को रेत में दफन करके उसके ऊपर पत्थर फेंक रहे होते हैं। शिनिची ये देखकर गुस्से में आ जाता है। वो बिल्ली को बचाने जाता है, लेकिन लड़के शिनिची पर भी पत्थर फेंकने लगते हैं। और यहाँ आता है मिगी का मजेदार मोमेंट। शिनिची बिना देखे सारे पत्थर हवा में ही पकड़ लेता है, फिर उन लड़कों को धमकी देता है, अगर दोबारा ऐसा किया तो तुम्हें जिंदा खा जाऊंगा। लड़कों की हालत, भाई बिल्ली रहने दो, अपनी जान बचाओ। सभी वहां से भाग जाते हैं। मुरानो ये सब देखकर और भी इंप्रेस हो जाती है और दोनों घर जाते समय हाथ पकड़कर चलने लगते हैं। लेकिन तभी मुरानो शिनिची से एक सवाल पूछती है, क्या तुम सच में शिनिची हो? और भाई, ये सवाल छोटा है, लेकिन इसके पीछे बहुत बड़ी कहानी छिपी है, क्योंकि शिनिची खुद भी धीरे धीरे महसूस कर रहा है कि वो पहले जैसा इंसान नहीं रहा। और तभी एपिसोड के आखिर में हम वापस उसी पैरासाइट को देखते हैं जो शुरुआत में लोगों को मार रहा था। वो एक कमरे में एक महिला के साथ मौजूद है और दोनों इंसान नहीं हैं, दोनों पैरासाइट्स हैं। और अब सवाल उठता है, अगर पैरासाइट्स इंसानों के शरीर पर कब्जा कर सकते हैं तो क्या ये सिर्फ इंसानों को मारने आए हैं, या इनके पीछे कोई और बड़ा प्लान है? और अगर इनके बच्चे पैदा हुए तो क्या वो भी पैरासाइट्स होंगे या फिर कुछ और? लेकिन ये सवाल ज्यादा देर तक रहस्य नहीं रहने वाला। शिनिची एक दिन स्कूल में बैठा होता है, तभी मिगी अचानक कुछ महसूस करता है। पास में एक और पैरासाइट मौजूद है, और सबसे बड़ी बात, वो कोई रैंडम इंसान नहीं है, वो शिनिची की नई मैथ टीचर रियोको तमिया के शरीर में है। अब दोनों पैरासाइट्स एक दूसरे को महसूस कर चुके हैं, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि दोनों जानते हैं कि सामने वाला भी उन्हें पहचान चुका है। तो शिनिची और रियोको के बीच शुरू हो जाता है, पहले कौन अटैक करेगा? एकदम एलियन वाला स्टेरिंग कॉन्टेस्ट। लेकिन रियोको बाकी पैरासाइट्स जैसी नहीं है, वो इंसानों के बीच रहना चाहती है। उसे हर इंसान को मारकर खाने में कोई खास इंटरेस्ट नहीं है। मतलब कम से कम ये वाली पैरासाइट थोड़ी सिविलाइज्ड है, थोड़ी। शिनिची और रियोको फैसला करते हैं कि स्कूल के बाद किसी शांत जगह पर मिलकर बात करेंगे। लेकिन मीटिंग में रियोको अकेली नहीं आती, उसके साथ एक और पैरासाइट होता है, नाम है ए। और हाँ, यही वही पैरासाइट है जिसे हमने पहले एक महिला के साथ देखा था। ए को शुरुआत से ही शिनिची पसंद नहीं आता। उसका मानना है कि शिनिची और मिजी इंसानों के लिए खतरा बन सकते हैं। लेकिन तभी रियोको सबको ऐसा शौक देती है कि सबकी हालत खराब हो जाती है। वो बताती है, मैं प्रेग्नेंट हूं। अब शिनिची के दिमाग में शायद एक ही सवाल चल रहा था, रुको, एलियन प्रेग्नेंट कैसे हो गया? लेकिन असली ट्विस्ट अभी बाकी है। रियोको बताती है कि उसका बच्चा एक नॉर्मल ह्यूमन बेबी होगा। मतलब अगर पैरासाइट किसी इंसान या दूसरे पैरासाइट के साथ बच्चा पैदा करे तो बच्चा पैरासाइट नहीं बनेगा, वो इंसान ही होगा। भाई, बायोलॉजी की किताबें ये चैप्टर क्यों नहीं बताती? निस्तो एक को ये सारी बातें सुनने में कोई खास इंटरेस्ट नहीं है, उसे डिस्कशन बोरिंग लगती है, तो वो वहां से निकल जाता है। लेकिन भाई, वो बस जा नहीं रहा था, वो वापस आने वाला था। और जब वापस आता है तो सीधे शिनिची के स्कूल में घुस जाता है
अब स्कूल में स्टूडेंट्स अपनी पढ़ाई कर रहे हैं, टीचर्स अपनी नौकरी कर रहे हैं, सब कुछ नॉर्मल है। और अचानक हमला शुरू कर देता है। पूरे स्कूल में केओस मच जाता है। स्टूडेंट्स इधर उधर भागने लगते हैं, टीचर्स भी जान बचाकर निकलने लगते हैं, और शिनिची वो एक खाली हिस्से में जाकर खुद को बचाने की कोशिश करता है। वो टेबल्स को इकट्ठा करके बैरिकेड बना लेता है। अब सोचो, सामने एलियन है और शिनिची के पास हथियार के नाम पर स्कूल की कुर्सियां और टेबल्स। भाई ने एवेंजर्स नहीं बुलाए, सीधा क्लासरूम का फर्नीचर लगा दिया। मिगी शिनिची को समझाता है कि उसे सिर्फ डरकर बैठने की जरूरत नहीं है, उसका दिमाग अभी भी काम कर रहा है, और अगर वो सही स्ट्रेटेजी बनाए तो ए को हराया जा सकता है। लेकिन तभी ए बैरिकेड तोड़ देता है और शिनिची के सामने आ जाता है। अब भागने की कोई जगह नहीं, सामने एक खतरनाक पैरासाइट, पीछे दीवार और साथ में मिगी। मतलब अब जो होगा वो या तो शिनिची की जीत होगी या फिर उसकी आखिरी क्लास। शिनिची डर से कांप रहा है, पूरा गैस कनेक्शन ही काट दिया। इस घटना के बाद शिनिची को कुछ समय के लिए स्कूल से छुट्टी मिल जाती है। लेकिन जब क्लासेस दोबारा शुरू होती हैं तो टीचर्स की मीटिंग होती है, और मीटिंग का सबसे बड़ा टॉपिक है रियोको की प्रेगनेंसी, क्योंकि किसी को समझ नहीं आ रहा कि बच्चा किसका है, और टीचर्स भी उसे खूब जज कर रहे हैं। मतलब एलियन होने की वजह से नहीं, पहले प्रेगनेंसी की वजह से। इंसान सच में अजीब स्पीसीज है। इस प्रेशर से बचने के लिए रियोको अपनी टीचिंग जॉब छोड़ देती है। शिनिची उसे जाते हुए देखता है। वो चाहता तो उसे मार सकता था, लेकिन वो ऐसा नहीं करता। क्यों? क्योंकि रियोको के अंदर एक इनोसेंट ह्यूमन बेबी है। लेकिन रियोको उसे एक और डिस्टर्बिंग बात बताती है। वो कहती है कि बच्चे के पैदा होने के बाद वो उस पर एक्सपेरिमेंट्स करेगी, और जब बच्चा उसके किसी काम का नहीं रहेगा तो वो उसे खा जाएगी। हाँ, मां बनने की तैयारी कुछ ज्यादा ही गलत डायरेक्शन में जा रही है। रियोको आगे बताती है कि हर स्पीसीज के अंदर कुछ बेसिक इंस्टिंक्ट्स होते हैं। जैसे इंसानों में सर्वाइवल इंस्टिंक्ट होता है, वैसे ही पैरासाइट्स के अंदर इंसानों को खाने की इंस्टिंक्ट है। मतलब वो इंसानों से नफरत की वजह से नहीं खा रहे, उनके लिए ये बस नॉर्मल बिहेवियर है। लेकिन तभी रियोको शिनिची को मारने की कोशिश करती है, और फिर कुछ अजीब होता है। वो शिनिची के अंदर एक बदलाव महसूस करती है। उसे लगता है कि शिनिची अब पहले जैसा इंसान नहीं रहा, और इसी वजह से वो उसे जाने देती है। लेकिन शिनिची की मुसीबत यहीं खत्म नहीं होती। उस रात असली रियोको की मां अपनी बेटी से मिलने उसके घर आती है। वो अपनी बेटी को देखती है, लेकिन कुछ ही मिनटों में उसे महसूस हो जाता है कि कुछ गड़बड़ है, क्योंकि सामने चेहरा बिल्कुल उसकी बेटी जैसा है, आवाज भी वही है, लेकिन आंखों में वो इंसानी वार्मथ नहीं है। मां आखिरकार पूछती है, तुम कौन हो? और फिर रियोको का पैरासाइट उसे मार देता है। भाई, मां ने सिर्फ 5 मिनट में वो चीज पकड़ ली जो बाकी लोग समझ ही नहीं पाए। मां होती ही ऐसी है। लेकिन मीनवाइल शिनिची के घर पर उसके माता पिता उससे कंट्री साइड वेकेशन पर जाने की बात करते हैं। शिनिची तुरंत परेशान हो जाता है, क्योंकि शहर में पैरासाइट्स घूम रहे हैं और उसके माता पिता घूमने निकल रहे हैं। मिगी उसे समझाता है कि पैरासाइट्स ज्यादा पॉपुलेशन वाले एरियाज में रहना पसंद करते हैं, इसलिए कंट्री साइड कंपैरेटिवली सेफ है। अगले दिन शिनिची अपनी मां से माफी मांगता है और कहता है कि वो दोनों आराम से वेकेशन पर जाएं। उसकी मां समझ जाती है कि शिनिची में कुछ बदलाव आया है। वो उससे पूछती है, ये तुम इतने बदल क्यों गए हो? शिनिची बहाना बनाता है कि वो बस अकेला नहीं रहना चाहता था। मां पूरी तरह कन्विंस्ड नहीं होती, लेकिन फिर भी दोनों वेकेशन के लिए निकल जाते हैं। और यहीं से कहानी और ज्यादा डार्क होने वाली है, क्योंकि शिनिची को अभी नहीं पता कि उसके माता पिता जिस जगह जा रहे हैं वहीं एक पैरासाइट भी पहुंच चुका है, और इस बार उसका निशाना कोई रैंडम इंसान नहीं होगा, शिनिची का अपना परिवार होगा। पिछले पार्ट में शिनिची ने अपने माता पिता को कंट्री साइड वेकेशन पर भेज दिया था। उसे लगा कि वहां वो दोनों पैरासाइट्स से सेफ रहेंगे। लेकिन भाई, हमारी कहानी में अगर कोई बोल दे यहां सब सेफ है, तो समझ जाओ अगले 5 मिनट में कुछ बहुत बुरा होने वाला है। इधर एक आदमी अपनी पत्नी के साथ कार चला रहा होता है, और उसके साथ बैठी महिला कुछ ज्यादा ही अजीब बिहेव कर रही है। उसे सीट बेल्ट तक सही तरीके से पहनना नहीं आता, और भाई उसने सीट बेल्ट को गले में पहनने की जगह सीधा सिर के चारों तरफ लपेट लिया। ड्राइवर भी सोच रहा होगा, मैडम सेफ्टी करनी है, फांसी नहीं लगानी। उसका ध्यान भटकता है और कार का एक्सीडेंट हो जाता है। महिला की मौके पर ही मौत हो जाती है। लेकिन असली प्रॉब्लम अब शुरू होती है, क्योंकि उसके अंदर मौजूद पैरासाइट अपना होस्ट बदलने की कोशिश करता है। वो मरते हुए महिला के शरीर से निकलकर उस आदमी के शरीर में घुसने की कोशिश करता है। लेकिन पैरासाइट्स के लिए होस्ट बदलना इतना आसान नहीं होता। ट्रांसफर फेल हो जाता है और पैरासाइट अधमरा सा सड़क पर पड़ा रह जाता है। उधर शिनिची स्कूल जाने के रास्ते में मिगी से बात कर रहा होता है। मिगी उसे बताता है
कि आसपास के लोग उसके अंदर बदलाव नोटिस करने लगे हैं। एंड ऑनेस्टली ये बात शिनिची को भी महसूस हो रही है। उसकी आंखें अब पहले से बेहतर देख सकती हैं। उसकी फिजिकल स्ट्रेंथ बढ़ गई है। उसके रिफ्लेक्सेस इंसानों से कहीं ज्यादा तेज हो गए हैं। और सबसे बड़ी बात, उसकी पर्सनैलिटी भी धीरे धीरे बदल रही है। शिनिची को यह बिल्कुल पसंद नहीं आता, क्योंकि उसके दिमाग में एक सवाल घूम रहा है, अगर मैं पहले जैसा नहीं रहा तो क्या मैं अभी भी इंसान हूं? और तभी उसकी मुलाकात उसके पुराने बुली नगाए से होती है। लेकिन इस बार नगाए खुद मुसीबत में है। एक लड़का जिसका नाम मित्सुओ है अपने गैंग के साथ नगाए को बुरी तरह पीट रहा होता है। शिनिची ये देखकर रुक जाता है। अब नॉर्मली कोई समझदार इंसान कहता, भाई मुझे क्या, लेकिन शिनिची के अंदर अभी भी इंसानियत बची हुई है। वो नागाई को बचाने के लिए बीच में कूद जाता है। प्रॉब्लम सिर्फ एक है, मिगी सो रहा है। मतलब शिनिची के पास सुपर पावर है, लेकिन उसका सुपर हीरो पार्टनर अभी नैप ले रहा है। अब मित्सुओ और उसकी गैंग शिनिची की भी जमकर पिटाई कर देती है। शिनिची अकेला कुछ नहीं कर पाता। तभी गैंग में मौजूद एक लड़की काना उन्हें रोक देती है। उसे लगता है कि इतने सारे लोग मिलकर एक अकेले लड़के को पीटना अनफेयर है। लेकिन काना जब शिनिची की आंखों में देखती है तो उसे कुछ अजीब महसूस होता है। उसे लगता है कि शिनिची के अंदर कुछ बदल गया है और ये बात आगे जाकर काफी इंपॉर्टेंट होने वाली है। लेकिन मित्सुओ इतनी आसानी से हार मानने वाला नहीं था। अगले दिन वो फिर शिनिची के सामने आ जाता है, लेकिन इस बार उसका टारगेट शिनिची नहीं मुरानो होती है। मित्सुओ और उसकी गैंग मुरानो को परेशान करने लगती है। और भाई अब शिनिची का पेशेंस खत्म। मुरानो को खतरे में देखकर वो सीधे लड़ाई में कूद जाता है। लेकिन फिर वही प्रॉब्लम, मिगी अभी पूरी तरह रेडी नहीं है। शिनिची को अकेले ही लड़ना पड़ता है और इस बार उसकी हालत फिर खराब हो जाती है। लेकिन जैसे ही सिचुएशन ज्यादा डेंजरस होने लगती है, मिगी जाग जाता है। अब मामला बदल जाता है। शिनिची को बस एक प्रॉब्लम है, मिगी हर किसी को मार डालना चाहता है और शिनिची उसे बार बार रोक रहा है, क्योंकि भाई लड़ाई जीतनी है, मास मर्डर नहीं करना। तभी नगाए कुछ और स्टूडेंट्स को लेकर वहां पहुंच जाता है। अब मित्सु और उसकी गैंग देखती है कि सामने लोग ज्यादा हैं और उनका कॉन्फिडेंस तुरंत, हम तो बस मजाक कर रहे थे। गैंग वहां से निकल जाती है। बाद में शिनिची और मुरानो साथ घर जाते हैं। दोनों के बीच अब रिलेशनशिप काफी क्लोज हो चुका है। शिनिची उसे अपने घर आने के लिए भी कहता है, क्योंकि उसके माता पिता बाहर गए हुए हैं। लेकिन मुरानो मना कर देती है। और भाई शायद अच्छा ही हुआ, क्योंकि अगर वो अंदर आ जाती तो उसे शिनिची के हाथ से बात करते हुए देखकर शायद सीधा इमरजेंसी नंबर मिलाना पड़ता। उधर वही पैरासाइट जिसे हमने एक्सीडेंट के बाद सड़क पर पड़ा देखा था, अब भी जिंदा है। वो किसी तरह खुद को घसीटते हुए आगे बढ़ रहा है। उसका करंट मेल होस्ट लगभग खत्म हो चुका है। उसे तुरंत एक नए फीमेल होस्ट की जरूरत है। और किस्मत देखो, वो उसी जगह पहुंच जाता है जहां शिनिची के माता पिता वेकेशन पर गए हैं। समुद्र के पास शिनिची के पिता काजुयुकी अपनी पत्नी नोबुको के साथ हैं। सब कुछ शांत है, सुंदर बीच, ठंडी हवा, परिवार के लिए रिलैक्सिंग वेकेशन। और तभी पैरासाइट वहां पहुंच जाता है। काजुयुकी अचानक अपनी पत्नी के सामने उस मॉन्स्टर को देखता है, लेकिन इससे पहले कि वो कुछ कर पाए, पैरासाइट उसकी पत्नी के शरीर पर कब्जा कर लेता है और फिर उसका सिर काट देता है। काजुयुकी की आंखों के सामने उसकी पत्नी की हत्या हो जाती है। बेचारा कुछ कर भी नहीं पाता। पैरासाइट उस पर भी हमला करता है, लेकिन काजुयुकी किसी तरह बच जाता है। वो घायल हालत में सड़क तक पहुंचता है और एक फोन बूथ से शिनिची को कॉल करता है। उसकी हालत इतनी खराब है कि वो ठीक से बोल भी नहीं पा रहा, लेकिन एक शब्द साफ बोलता है, मॉन्स्टर। और शिनिची तुरंत समझ जाता है कि कुछ बहुत बुरा हुआ है। अगली सुबह शिनिची के घर का दरवाजा खुलता है और सामने खड़ी होती है उसकी माँ, कम से कम दिखने में उसकी माँ। शिनिची उसे देखकर खुश होता है, लेकिन मिगी तुरंत पहचान जाता है, ये तुम्हारी माँ नहीं है। शिनिची जानता है कि मिगी सही कह रहा है, लेकिन फिर भी वो मिजी को अटैक करने से रोक देता है, क्योंकि उसके सामने उसकी माँ का चेहरा है और दिल दिमाग पर भारी पड़ जाता है। पैरासाइट नोबुको अब शिनिची के घर में आ चुकी है। उसका असली मकसद है वापस जाकर काजुयुकी को खत्म करना, लेकिन इससे पहले वो शिनिची को भी मारने की कोशिश करती है। और तभी वो शिनिची के सीने में हाथ घुसाकर सीधे उसके दिल को डैमेज कर देती है। शिनिची जमीन पर गिर जाता है, खून बह रहा है। उसकी आंखें बंद होने लगती हैं और मिगी के सामने सिर्फ कुछ सेकंड हैं। अगर अभी कुछ नहीं किया तो शिनिची मर जाएगा। लेकिन मिगी पहली बार शिनिची को बचाने के लिए अपनी पूरी ताकत लगाने वाला है। वो शिनिची के शरीर के अंदर फैल जाता है और उसके डैमेज्ड हार्ट को रिपेयर करने की कोशिश शुरू करता है। लेकिन यह काम आसान नहीं है। मिगी को शिनिची के शरीर में रहकर उसके दिल का काम भी करना पड़ेगा। और इसी प्रक्रिया में
शिनिची की जिंदगी हमेशा के लिए बदलने वाली है, क्योंकि जब वो दोबारा अपनी आंखें खोलेगा तो वो पहले वाला शिनिची नहीं होगा। उसके शरीर में अब सिर्फ मिगी नहीं रहेगा, शिनिची खुद भी कुछ और बन चुका होगा।